हाँ, जनता के बीच में वो उस दिन ज़रूर आते हैं जो धार्मिक फंक्शन होते हैं इन्हें कास्ट के लिए हर समय लड़ने को तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि पीठ छुपा के घर में छुप जाएगा। मोदी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ पे बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, भारत का जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जो पत्थरबाज थे आज गायब है पत्थरबाज। अब मोदी जी आके हमको रोटी दे जाए वो काम तो हो नहीं सकता। हमको चाहिए था 370 हमें मिला, राम मंदिर हमें चाहिए मिला। हिंदुओं की जो ज़मीन थी मंदिर के पास में वो तो सारी डेवलपमेंट में चली गई। अब बाकी जो मुसलमानों की ज़मीन थी वो बाहर में, अब उनको डेवलपमेंट मिलेगा, उनको भारी रकम मिलेगी। मोदी जी राम के दूत हैं, उन्होंने भगवान राम को वापस जो यथास्थिति में पहुँचाया है। नमस्कार दोस्तों, आपका द हैंड में स्वागत है। हम निकले हुए हैं 2024 की चुनाव यात्रा लोकसभा। इस समय हम मौजूद हैं सीकर के अंदर, जहां कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे बातचीत के समझने का प्रयास करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है किन मुद्दों पे होने वाला है और कौन प्रत्याशी यहां से जीत कर जाएगा। नमस्कार सर। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ से दो प्रत्याशी हैं, तो बाबा जी और एक जो अमरा राम जी, इन दोनों के बीच में कौन प्रत्याशी अच्छा है और कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाने वाला है? प्रत्याशी तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन शायद तक जीतने का काम अमरा राम जी का ही होगा। बाबा जी ने उस काम वगैरह किए नहीं किए? उन्होंने काम तो जो गवर्नमेंट का रूल है उनके अनुसार ही किया, और वो पर्सनल तो काम लेके आए नहीं। वो क्या भाई, वो पर्सनल काम करके लाएंगे नहीं। एक बार वो स्टार्टिंग में वो मेडिकल कॉलेज का हुआ था काम, वो ज़रूर लेके आए, लेकिन वो भी वो साख की वजह से लेके आए थे। वो क्या है कि सीकर में मेडिकल कॉलेज आई नहीं और चूरू में मेडिकल कॉलेज ही चल गई थी। वो नाक का सवाल हो गया था उनका, इसलिए वो मेडिकल कॉलेज लेके आए। और तो रेगुलरिटी जो काम सरकार की तरफ से होता है वो होता आ रहा है, और कोई नया काम तो जोड़ा नहीं। जनता के बीच में कितने आते हैं वो? जनता के बीच में तो वो नॉर्मल तरीके के आते हैं, जनता के बीच में तो नहीं आते हैं। हाँ, जनता के बीच में वो उस दिन ज़रूर आते हैं जो धार्मिक फंक्शन होते हैं इन्हें, जैसे बड़े धार्मिक फंक्शन हुए उनमें क्या आएंगे, उनमें तो उनकी पब्लिसिटी रहती है ना बराबर, तब आते हैं, और अन्यथा तो नहीं आते। अमरा राम जी के छवि के अमरा राम जी की छवि तो एक संघर्षशील आदमी है। वो आपकी पार्टी के लिए और मतलब किसानों के लिए, गरीब तत्व के लिए सदा ही लड़ता रहा, और आज ही तो एक अलग पहलू है। लेकिन उस बंदे में क्या है कि वो हर कास्ट के लिए हर समय लड़ने को तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि पीठ छुपा के घर में छुप जाएगा, वो काम नहीं है उनमें। और वो मेरे को जब तक है कि वो अगर जीतेंगे तो लोकसभा में बहुत अच्छी तरीके से वो बोलेंगे, और किसानों के हित की, गरीब तत्व के हित की, समाज के लिए जो भी है वो बात अपनी अच्छी तरीके से रखेंगे। मोदी जी हैं, उन्होंने कैसे काम किए हैं, कुछ काम वगैरह किए हैं 10 साल में? देखो, मोदी जी की बात ऐसी है कि मोदी जी तो काम तो सरकार जो गवर्नमेंट जी सरकार वो जो राज में रहती है ना, वो अपने हिसाब से काम तो अच्छा ही करती है, लेकिन उनमें काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। वो प्राइवेट सेक्टर की ओर चल रहे हैं, और किसी को प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं लगता है। ये है क्या कि मोदी जी के राज में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा चल रहा है। सर, अब की बार राजस्थान यहाँ सीकर के अंदर है, दो प्रत्याशी हैं दो, उनमें कौन सा प्रत्याशी जो जीत कर जाने की उम्मीद ज़्यादा है? सुमेधानंद सरस्वती। अच्छा, अमरा राम जी नहीं जाएंगे यहाँ से? नहीं, बात वो नहीं है। अमरा राम जी जाने से होने वाला भी क्या है। एक आज बाबा जी ने बहुत काम किए हैं। बाबा जी कितनी बार जनता के बीच में आए? रेलवे में है ना, बाबा जी ने बहुत अच्छा सीकर के लिए किया है। नहीं, बाबा जी कितनी बार जनता के बीच में यहाँ आते हैं, कितना नहीं आते? बाबा जी जनता के बीच में कोई अब बात है, मैं कहूँ कि सुबह से शाम तक मेरे पास ही बैठे रहे, वो तो होने वाला भी नहीं है। नहीं, मिलना जुलना कितना होता है? जुलना लोगों के है, जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं समाज में, वहाँ तो अटेंडेंस रहती है उनकी। तो बाबा जी ने काम किए हैं इस क्षेत्र में? 101% किए हैं। तो की बार बाबा जी सीट निकाल रहे हैं यहाँ से? 101% जीतने चाहिए, और मेरा वोट भी उन्हीं के लिए है। और मोदी जी ने कैसे काम किए हैं? मोदी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला ही नहीं है? ओनली फॉर मोदी। कितने काम किए उन्होंने? कितने मतलब क्या बोलेंगे, कितने नहीं किए ये पूछो ना। मतलब कितने नहीं किए ये बता दो आप। मतलब क्या नहीं किया उन्होंने, मतलब सब कुछ मोदी जी ने किया है। 5 साल हो गई, एक धारा 370 नहीं हटी, नासूर बन गई थी देश के लिए। सर, धारा 370 हटने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, रोजाना देखते थे हर का फ़ायदा क्या है? एक आम भारतीय कश्मीर में तिरंगा ले आ सकता है। जहाँ कांग्रेस की सरकार थी 17 साल पहले, वहाँ लाल चौक पर तिरंगा लहराने के लिए सुरक्षा मांगी जाती थी। आज खुलेआम आम युवा
वहाँ जाके आराम से तिरंगा लहरा सकता है। ये 370 की ताकत है। सर आपने 370 की बात की, तो 370 धारा हटी है, उसके कुछ कागज वगैरह आपने पढ़े हैं क्या? उसमें कोई संविधान में क्या था, क्या हटा है? 370 धारा में ये था कि प्रावधान था कि वहाँ के जम्मू कश्मीर में बाहर के जो आम भारतीय लोग हैं वहाँ पे उसकी नागरिकता नहीं मिल सकती थी। वहाँ पे जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन भारतीय जाके लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते थे, ना अपने उद्योग धंधे लगा सकते थे। आज कश्मीर का विकास हुआ है, आज वहाँ पे बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, भारत का जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जो पत्थरबाज थे आज गायब है पत्थरबाज। सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है 370 के बारे में, उसका 2 पॉइंट थे, ए और बी। बी पॉइंट में एक ये कानून हटा है कि हम वहाँ जाकर ज़मीन ले सकते हैं, तो वो तो हैसियत मेरी भी नहीं है, शायद तक आपकी नहीं हो, क्योंकि जहाँ जाकर ज़मीन लेना, तो ये हटा, उससे ना तो आपको बेनिफिट ना मेरे को बेनिफिट। देखो फ़ायदा देखो 370 का एक जो उन्होंने मुद्दा बना रखा था लोगों ने, अब पूरा आप उसको पढ़ेंगे 370 तो आपको समझ में आएगी। लेकिन आप ये बताओ कि कश्मीर की हालत में सुधार है या नहीं? आज जो खौफ था कश्मीर के अंदर, आम भारतीय वहाँ जाने से डरता था, आज खुलेआम आराम से वहाँ पर्यटन बढ़ा है, नहीं बढ़ा? तो बताइए आप। सर मैं कश्मीर गया नहीं, आप गए हो तो आप मैं बता दो कि वहाँ कैसा माहौल? हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे भाई बेटे हैं बनवारी जी, ये जाके घूम के आए हैं कश्मीर में। कैसा माहौल है कश्मीर का अभी? सही है माहौल। तो धारा 370 हटने से कुछ फ़र्क पड़ा है वहाँ? फ़र्क तो देखो एक आंख कम होगा तो फ़र्क तो पड़ेगा ही, एक धारा तो कम हुई है। नहीं, धारा 370 क्या थी, ये कुछ आप में बता पाओगे? ये राजनीतिक फंडा है सब भैया। सर ये तो ये कह रहे राजनीतिक फंडा है क्या? राजनीतिक फंडा है। देखो जो आप ये बताओ, आपने इंटरनेट चला रहे हो, न्यूज़ चैनल चला रहे हो, आपको भी मालूम है कि वहाँ का माहौल सुधरा है नहीं सुधरा? बताइए आप। आम किसी को पहुँचे जम्मू कश्मीर का माहौल सुधरा है नहीं सुधरा? जो वहाँ पहले सेना के ऊपर पत्थर भगाए जाते थे, रोडें बंद कर दी जाती थी, आम कश्मीरी युवाओं को बरगला कर वहाँ पत्थर भगवाए जाते थे, आज वो माहौल सुधरा नहीं सुधरा? आम भारतीय से वहाँ के कश्मीर के लोग आराम से यहाँ आते हैं, वहाँ चले जाते हैं। पहले कटा हुआ था कश्मीर भारत से, आज वो वापस जुड़ गया है, भारत का अभिन्न अंग बन गया है। मोदी जी ने भी मतलब अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल 100% अच्छे काम किए हैं। आम भारतीय को देखो, अपन सोचते हैं कि अब मोदी जी आके हमको रोटी दे जाए, वो काम तो हो नहीं सकता। हमको चाहिए था 370, हमें मिला। राम मंदिर हमें चाहिए, मिला। सर आपने राम मंदिर का जिक्र किया, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। राम मंदिर एक मतलब वो बात होगी कि जातीय धर्म, राम मंदिर बनाया अच्छी बात है, हिंदू की आस्था है, मंदिर में जाना जाता है, पर उससे विकास कहाँ हुआ है, कहाँ जनता को बेनिफिट हुआ है, ये बताओ मेरे को। विकास आज देश का पर्यटन देखो, पर्यटन बढ़ा नहीं बढ़ा, कितने ट्रेनों में आवाजाही बढ़ी नहीं बढ़ी, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर महसूस तो होता ही है। रोजगार तो नहीं मिला, रोजगार की बात कीजिए आप। कैसे नहीं मिला बताइए आप? रोजगार बताऊंगा। देखो एक मिनट। राम मंदिर में एक फायदा ज़रूर हुआ है मुसलमानों को। हिंदुओं की जो ज़मीन थी मंदिर के पास में, वो तो सारी डेवलपमेंट में चली गई। अब बाकी जो मुसलमानों की ज़मीन थी वो बाहर में, अब उनको डेवलपमेंट मिलेगा, उनको भारी रकम मिलेगी। क्यों कोई बिल्डिंग वगैरह जो भी कोई रेस्टोरेंट जो भी बनाने पड़ेगी, खरीदनी मुसलमानों से ही पड़ेगी, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे हिसाब से तो मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ मंदिर से, हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। ये देखिए, मैं हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं करना चाहूँगा इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर कहना चाहूँगा आम भारतीय को, पूरे भारत के अंदर जो पर्यटन का जो स्थल है, आज ये मानो लोग साउथ के लोग उत्तर भारत से कटे हुए थे, आज राम के नाम पर वो भी उत्तर भारत के अंदर घूमने आ रहे हैं। आपने मंदिर की बात किया जी। जब आप या कोई मान लो बीमार होगा तो मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे? देखो हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल काम आएगा, मंदिर की जगह मंदिर काम आएगा। अब आप आस्था केंद्र है, आप हॉस्पिटलों की कमी है क्या? बताइए। मोदी का मंदिरों की कमी है? मंदिर सरकार आने के बाद हमारे सिक्कर में मेडिकल कॉलेज चालू हुई है, बताइए नहीं हुई है तो बताइए। आपने मंदिर की बात की, और कितने पहले के जितने मेडिकल कॉलेज थे उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हैं, एम्स खुले हैं, विकास तो वही है। बताइए आप। आपने मंदिर की बात की, आप अयोध्या गए थे जहाँ पहले मंदिर, पहले जो गली थी ना उसमें जो वहाँ लोग रहते थे उनकी दुकानें, उन्हें घर तोड़ दिए और वो आज बेघर दुकानें हो चुके हैं, तो उनका कुछ संविधान हुआ? वहाँ का जो रोडें हैं वो चौड़ी की गई है, आने जाने की व्यवस्था है वो अच्छी की गई है। और पहले की स्थिति मेरे को मालूम है, मैं 1900 जब मंदिर नहीं बना था उससे पहले भगवान राम तिरपाल में थे, आज उन तिरपाल में मंदिर बनाए मोदी के लिए। मोदी जी राम के दूत हैं, उन्होंने भगवान राम को वापस जो यथास्थिति स्थिति में पहुंचाया है, मंदिर बनवा रहे हैं, नहीं तिरपाल के अंदर बैठे थे। ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे पूजनीय राम, हम सबसे बड़ा त्यौहार है भारत का अयोध्या दीपावली,
दीपावली पर हम भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान राम इतने साल त्रिपाल में बैठे थे, किसी ने नहीं सोचा। ये मोदी है जिन्होंने सोचा और भगवान राम को इतना बड़ा मंदिर बनाया है और भव्य मंदिर बन रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको? सर आप ये चाहते हैं क्या जो मुद्दे 500 साल के लटके हुए हैं वो हल ना हो और वो चलते ही रहे, देश नेता लोग हैं ना राजनीति करते रहे? नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता। आपने कहा मंदिर, अब मंदिर की सच्चाई तक जाएँ। बात ये है कि ये मुद्दा 500 साल पुराना है ना, चल रहा था ना, कभी वो ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, मुद्दा ही है था ना, कभी वो लड्डू खा रहे थे, कभी वो लड्डू। हल हुआ ना, मैटर खत्म हुआ ना। मुद्दे स्टार्ट किसने किया? इस मुद्दे को स्टार्ट किसने किया? धारा 370 हटी तो मुद्दा खत्म हुआ ना, है 3 तलाक हटा तो मुद्दा खत्म हुआ ना। किसके लिए हुआ 3 तलाक? हिंदुओं के लिए हुआ क्या? सर आपने बात की मंदिर की, मैं मंदिर भी आप रोकना चाहूँगा। मंदिर आपने कहा मोदी जी के राज में मंदिर बनाया है। मंदिर की जब पूजा स्टार्ट हुई थी वो किसका राज था उस समय? मंदिर की जब पूजा स्टार्ट हुई थी, मंदिर का ताला खुला था, वो राज किसका था उस समय? तो उस समय उस सरकार ने इतनी ताकत दिखाई क्यों नहीं है कि इस मुद्दे को हल करें, या इस मुद्दे को घुमाते ही रहें 50 साल तक, 100 साल तक चलता रहे चलता रहे चलता रहे? बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं बचता। सुनो वो क्या कांग्रेस की बड़ी गलती है। अगर वो मुद्दा उस टाइम पर सल्टा देते न तो आज बीजेपी को यह मुद्दा ही नहीं मिलता। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये वो राजनीतिक कारण बन गया। बाद में चलता इतना टाइम लग गया कि एक मुद्दा नहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब तो सल्ट गया सारा काम। अब तो खाली सिर्फ ओनली फॉर भारत के लिए रोजगार के अंदर या अन्य बातों के लिए होनी चाहिए। राम मंदिर हो गया, 370 हो गई, ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। उनको तो बीच में लाना भी नहीं चाहिए, आप लोगों को भी नहीं लाना चाहिए, वो तो चैप्टर ही खत्म हो गया। अब बात होनी चाहिए रोजगार की, देश की आर्थिक स्थिति की, देश को डेवलपमेंट की, ये बातें होनी चाहिए। आप लोग भी फालतू में बातें कर रहे हो। 370 राम मंदिर, वो तो चैप्टर ही खत्म हो गया। मैं नहीं, ये भाई साहब ने बोला 370 राम मंदिर में, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कितना देश के अंदर विकास हुआ है और कितने भाई जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला है? मैं कह रहा हूँ, अब मैं सीकर लोकसभा की बात करूँ तो माननीय सांसद महोदय ने कितने विकास कार्य, कितनी ट्रेनें चलाई हैं, प्लेब रोड इनको इलेक्ट्रिक करवाया, फिर कितनी ट्रेन दिल्ली से जोड़ा, कलकत्ता से जोड़ा, गुवाहाटी से जोड़ा। ये सब देन माननीय सांसद महोदय की है। आज यहाँ पे दासाई ढाणी में पुलिया बनवा रहे हैं। वो अब कांग्रेस के हाथ में ये पुलिया था, नवलगढ़ पुलिया, आज तक नहीं बना है। अब वो भी बाबा जी ने लिया है, 2.5 साल के अंदर अंदर ये नवलगढ़ पुलिया का भी पुनर्निर्माण करवा के बड़ा पुलिया बनवाएंगे। मोदी जी ने सत्ता में 2014 में दिखाया 2 करोड़ रोजगार, कितना रोजगार मिला है? मोदी जी रोजगार के साथ एक और बात करते हैं कि रोजगार मतलब कि युवा अपने खुद के पग पे खड़ा हो, इसलिए उन्होंने स्वरोजगार की बात की है। कि कहते हैं कि पढ़ के आप पकौड़े तलिए, वो रोजगार नहीं है सर। कब कहा है बताइए पकौड़े तलिए? मैं तो मोदी जी के की बात कर रहे हैं। वो खुद युवा है, युवा पढ़ लिख कर अपना खुद का उद्योग धंधे लगाएं, बिजनेसमैन बने। मैं कह रहा हूँ नौकरियां हैं, नौकरियां भी टाइम टू टाइम दे रही हैं सरकार, लेकिन पूरा युवा अगर नौकरी पे डिपेंड हो जाए, उद्योग धंधे कैसे लगेंगे? अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो चाइना के बराबर, चाइना से ऊपर कैसे जाएंगे हम लोग? चाइना से ऊपर जाना है तो उद्योग धंधे बहुत ज़रूरी है देश के लिए। और युवा वर्ग ही है जो एक नई दिशा के अंदर देश को लेके जाएगा और अब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सर जो सीकर का चुनाव होने वाला है, 2 प्रत्याशी हैं यहाँ से, अमराराम और बाबा जी, कितनी किस्में टक्कर है और कौन यहाँ जीत कर जाएगा? देखो टक्कर तो बराबर की समझ में आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है नहीं। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होता तो त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता। अब कामरेड और बीजेपी की टक्कर है। कामरेड ने इंडिया अलायंस का वो प्रत्याशी है। हाँ, इंडिया अलायंस का है, ठीक है, कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करेगी। अब टक्कर तो कांटे की है। ऐसा ही लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। कौन जीतने वाला है यहाँ से? नहीं, आप किसको वोट दोगे? हम तो देखो बीजेपी को ही देते हैं शुरू से ही। बाबा जी को वोट दोगे? बाबा जी को देते हैं। बाबा जी ने कुछ काम वगैरह किए नहीं किए? हाँ, बहुत किया है, बहुत विकास किया है। जनता के बार के बीच में कितनी बार आते हैं वो? हैं वो आते हैं, सभाएं भी होती हैं, जनसंपर्क भी करते हैं, अच्छा काम किया है। दोस्तों हम सीकर के अंदर मौजूद हैं, जहां हम समझने का प्रयास कर रहे हैं बार बार जनता से मिलकर कि 2024 का जो चुनाव है
उसमें सीकर की जनता क्या सोचती है और सीकर की जनता किसे यहाँ से जिताकर लोकसभा भेजना चाहती है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।